प्रश्न नंबर 1 से 5 तक का मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है और उसके आंसर डिस्क्रिप्शन में हैं। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक का वीडियो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है और उसके आंसर डिस्क्रिप्शन में है। अब हम अर्थशास्त्र के प्रश्न नंबर 6 से आगे करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संदर्भ में किसने सर्वप्रथम हिंदू विकास दर प्रत्यय का प्रयोग किया था? तो यहाँ हमारा आंसर होगा राज कृष्णा। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। व्याख्या है, स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान यानी पूरा सिस्टमेटिक ढंग से जो अनुमान लगाया था वो VKR राव ने किया था। राष्ट्रीय आय के संबंध में ब्रिटिश काल के प्रमुख क्रम जो रहे हैं वो हैं, कई बार ये क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था, विलियम डिग्बी ने 1899 में, फिंडले सिराज ने 1911, 1921, 1931 और शाह खंबर ने 1921 में और VKR वी राव ने 1931 और 32 में लगाया था। इस तरह से ये क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसे भी ध्यान में रखें। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आय करों को घटाना और अंतरण भुगतानों को जोड़ना होता है, यानी आय करों को घटाना और उनका अंतरण करना भुगतानों को जोड़ना होता है। दूसरा है, आय करों को घटाना और अंतरण भुगतानों को घटाना होता है। तीसरा है, आय करों को जोड़ना और अंतरण भुगतानों को जोड़ना होता है। चौथा है, आय करों को जोड़ना और अंतरण भुगतानों को घटाना होता है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 1 नंबर, आय करों को घटाना और अंतरण भुगतानों को जोड़ना होता है। प्रश्न नंबर 9 है, GDP तथा NDP के मध्य अंतर है। यहाँ पर है, पहला है शुद्ध प्रत्यक्ष कर, सरकारी आगम, स्थिर पूंजी का उपभोग और शुद्ध पूंजी निर्माण। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो है 3 नंबर, स्थिर पूंजी का उपभोग, दोनों का अंतर आता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्रीय आय की गणना को मापने में बाधक है? राष्ट्रीय आय की गणना को मापने में जो बाधा पैदा करता है वो कौन सा है? तो यहाँ पहला है गैर मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, मुद्रास्फीति, अल्प रोजगार या बचत की न्यून दर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1 नंबर, गैर मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कीन्स के उपभोग फलन के लिए सही है? यहाँ सही पूछा है तो सही देखना है। आय बढ़ने के साथ उपभोग समान मात्रा में बढ़ता है। दूसरा है, आय बढ़ने के साथ उपभोग आनुपातिक रूप में बढ़ता है। तीसरा है उपभोग में वृद्धि आय वृद्धि से कम तीव्रता से होती है। चौथा है, उपभोग में वृद्धि आय वृद्धि से अधिक होती है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा, यानी उपभोग में वृद्धि आय वृद्धि से कम तीव्रता से होती है, यानी जब लोगों की आय बढ़ती है तो वो आय बढ़ने के साथ साथ ही उपभोग उतनी तेज़ी से नहीं करने लगते, वो धीरे धीरे उसमें वृद्धि करते हैं। तो इस क्वेश्चन में व्याख्या है, कीन्स का उपभोग फलन सिद्धांत दिया था किसने? उपभोग फलन सिद्धांत किसने दिया? कीन्स ने। उपभोग और आय में संबंध कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है, जो यह स्पष्ट करता है कि
जब आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय भी बढ़ता है, परंतु अपेक्षाकृत कम मात्रा में। यानी अचानक से ही आपकी आय बढ़ते ही आप ज़्यादा खर्चे नहीं करने लग जाते हो। तो प्रश्न नंबर 12 है, किसने यह कहा कि विकास मानवीय प्रयासों का परिणाम है? तो यहाँ फर्स्ट है एडम स्मिथ, सेकंड है हेराल्ड, थर्ड लेविस और फोर्थ है शुम्पीटर। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो है एडम स्मिथ ने कहा कि विकास मानवीय प्रयासों का परिणाम है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में सेवा कर किस वित्त वर्ष से प्रारंभ किया गया था? जो सेवा कर था वो कब शुरू किया गया था? तो हमारे यहाँ पर सेवा कर की शुरुआत हुई थी 94-95 से। प्रश्न नंबर 14 है, टैरिफ लगाने वाले देश में आय वितरण का बदलाव दुर्लभ उपादान के पक्ष में और बाहुल्य उपादान के विपक्ष में रहेगा। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जो हमारा आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। स्टोपलर मैन्युअल्सन प्रमेय के आधार पर जाना जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, हेराल्ड मॉडल में निवेश मॉडल इनमें से किसका निर्धारक है? यानी हेराल्ड ने जो आय का मॉडल दिया वो किसका निर्धारक है? इसमें 15 नंबर में जो आंसर होगा हमारा वह है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की दर। आंसर है 2। प्रश्न नंबर 16 है, मैन एंड इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैन एंड इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक जो हैं वो है रॉबर्ट मुंडेन। प्रश्न नंबर व्याख्या है इसमें, रॉबर्ट मुंडेन ने 1999 का नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इन्होंने खुली अर्थव्यवस्था में राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति के व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर 17 है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न नंबर 17 है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा बनाया जाता है? तो हम सभी को पता है ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न नंबर 18 है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कई बार ऐसे बिल्कुल आसान शब्द वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह है सेवा का। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादन को मापने के लिए व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है? कृषि में, बैंकिंग में, निर्माण कार्य में या बिजली में? तो इसमें जो आंसर है हमारा निर्माण कार्य में व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल समुच्चयों तथा निवल समुच्चयों के बीच का अंतर दर्शाता है? तो हमारा इसमें जो आंसर होगा वो है 4 नंबर, और जो ऑप्शन है आप स्वयं पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 21 है, मात्र कीमतों के बढ़ने का कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को किस में हुई वृद्धि कहा जाता है? यानी इसका जो आंसर होगा वो है आपका 3 नंबर का है मौद्रिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो ये था हमारा 21 नंबर तक के क्वेश्चन, और 21 नंबर की ये व्याख्या दी हुई है, इसे आप पढ़ लीजिए। और 21 के बाद वाले कल हम करेंगे 22 से आगे के क्वेश्चन।